तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे डीएनए फिंगर प्रिंटिंग टेक्निक की। तो जैसा कि आप जानते हैं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग टेक्निक वाज डेवलप्ड बाय एलेक जेफरी। तो एलेक जेफरी साइंटिस्ट ने इसको सबसे पहले इसका डेवलपमेंट किया था। इसमें होता क्या है, इसमें हम लोग सबसे पहले जितनी भी बाकी सेल के कंटेंट है उससे डीएनए को हम लोग अलग करते हैं। फिर डीएनए को यहाँ हम अलग करते हैं। अलग करने के बाद फिर क्या करेंगे, उनका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की हेल्प से फ्रेगमेंटेशन करेंगे। फ्रेगमेंटेशन के लिए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, इसके बारे में आप लोग आगे बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में पढ़ेंगे ये एंजाइम कैसे वर्क करता है। लेकिन हाँ, इसका काम क्या है, एंडोन्यूक्लियेज मैंने न्यूक्लियस को जो यानी कि जो डीएनए है उसको बीच बीच से ये फ्रैगमेंट्स में डिवाइड कर देता है ताकि हम उनकी इजीली स्टडी कर सकें। इसके बाद हम इसकी इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब एगारोज जेल के अंदर जैसे हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ पे हम इसको इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड होते हैं, और इसके बीच में हम लोग करंट फ्लो करके इसमें एगारोज जेल में डीएनए को हम लोग इसके अंदर एंट्री कराते हैं। और आप जानते हैं कि डीएनए कैसा मालिक्यूल है, निगेटिवली चार्ज मालिक्यूल। तो निगेटिवली चार्ज मालिक्यूल होने की वजह से ये क्या होगा, ये पॉजिटिव यानी इलेक्ट्रोड की तरफ ये मूव करेगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा। तो जितना लाइट वेटेड डीएनए होगा उतना वो ज़्यादा पॉजिटिव कैथोड की तरफ, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा, और जितना हैवी मालिक्यूल होगा, लार्ज मालिक्यूल होगा, उतना उसका मूवमेंट कम होगा। तो यहाँ पे निगेटिवली चार्ज वो लगाया गया है, यहाँ पॉजिटिवली। तो ज़्यादा लाइट मालिक्यूल जो होंगे वो नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है, और जो लार्जर मालिक्यूल होंगे वो थोड़ा सा कम मूवमेंट होगा उनका। तो इस तरह से डीएनए के फ्रेगमेंट्स का उनके लेंथ के वाइज हम जो है लेंथ वाइज या लेंथ के हिसाब से हम लोग सेपरेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसके बाद क्या करेंगे, अब हमने डीएनए तो अलग कर लिया, अब डीएनए को हम लोग ब्लॉट करेंगे। भाई इसके अंदर तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो एक नायलॉन या नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर प्लेट होती है, उसको एगारोज जेल के ऊपर ब्लॉट करते हैं। एगारोज जेल के ऊपर जब ब्लॉट करेंगे, यहाँ आप देख रहे हैं ये एगारोज जेल मीडियम है जिसमें कि इलेक्ट्रोफोरेसिस हो चुकी है। इसके ऊपर नायलॉन फिल्टर या नायलॉन नाइट्रोसेलुलोज का बना हुआ एक मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर, उसको हम लोग इसके ऊपर ब्लॉट करेंगे। तो ब्लॉट करने से क्या होगा कि जो डीएनए अलग हो चुके हैं वो अलग अलग जगह इस प्लेट के ऊपर आ जाएंगे। जो डीएनए इसमें अलग हो चुके हैं ये अलग अलग इसके ऊपर प्लेट पर आ जाएंगे, ठीक है। तो एक तरह से ये सेपरेटेड डीएनए डिफरेंट टाइप के उस फिल्म के ऊपर, पेपर के ऊपर नाइट्रोसेलुलोज या नायलॉन फिल्टर के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, ट्रांसफरिंग ऑफ ब्लॉटिंग ऑफ सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट टू सिंथेटिक मेम्ब्रेन। तो ये जो मेम्ब्रेन है हमारे नाइट्रोसेलुलोज या नायलॉन की बनी हुई, उसके ऊपर जो डीएनए सेपरेट हुए थे वो अब अलग अलग जगह पे आ जाएंगे, उसको उसी पर ब्लॉट कर देते हैं। जैसे आप लोग स्याही वगैरह गिर जाती है तो ब्लॉटिंग पेपर डालते हैं तो सोख लेता है, इस तरह से वो उस पर चिपक जाएगा। ब्लॉटिंग पेपर का मतलब एक चिपकाने वाली चीज़ उस पर, जो कि अलग हुए डीएनए को अलग अलग पॉइंट पे चिपका लेगा। फिर क्या करेंगे, एक काम इसमें और करेंगे, हम जो डीएनए है उसको इस तरह से ट्रेस नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको हम लोग हाइब्रिडाइज करेंगे। किससे, रेडियो एक्टिव लेबल्ड वीएनटीआर प्रोब। तो कुछ ऐसे वीएनटीआर प्रोब क्या हैं, कुछ ऐसे प्रोब मालिक्यूल हैं जिनके अंदर रेडियो एक्टिविटी कैरेक्टर होता है। रेडियो एक्टिविटी कैरेक्टर होने से फ़ायदा ये है कि वो हम एक्सरे फिल्म पे उनको हम लोग देख सकते हैं। ऐसे नॉर्मल डीएनए को हम लोग एक्सरे फिल्म पे नहीं देख सकते, लेकिन अगर उनको हम किसी तरह से रेडियो एक्टिव प्रोब से हाइब्रिडाइज कर दें तो उनको हम लोग फिर एक्सरे फिल्म पे देख सकते हैं। तो उसके लिए हम करते क्या हैं, जो ये डीएनए फ्रेगमेंट है उनके ऊपर प्रोब, वीएनटीआर प्रोब। वीएनटीआर प्रोब का मतलब वो भी एक डीएनए ही है, आर्टिफिशियल डीएनए कह लीजिए या रेडियो एक्टिव लेबल्ड डीएनए कह लीजिए, उसमें रेडियो एक्टिविटी होती है। तो वो जगह जगह क्या होगा, जैसे डीएनए फ्रेगमेंट है तो जो उसके अपोजिट उस पर कोड होगा उसके हिसाब से वो चिपक जाएगा इसके ऊपर। आप देख रहे हैं जगह जगह चिपका हुआ है। वो छोटे छोटे वीएनटीआर प्रोब है कुछ नहीं, वो एक्चुअली क्या है, रेडियो एक्टिव लेबल्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं जो कि वीएनटीआर शो करते हैं। वीएनटीआर का मतलब आप समझ गए होंगे, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट्स। उसमें वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट होते हैं। ऐसे डीएनए फ्रेगमेंट को, तो 2 चीज़ें उसमें हो गई, वीएनटीआर प्रोब में 2 चीज़ें हो गई, एक तो वो रेडियो एक्टिव लेबल्ड होगा और दूसरे उसमें वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट्स भी होंगे। तो ऐसे डीएनए फ्रेगमेंट्स को हम लोग बोलते हैं वीएनटीआर प्रोब, ठीक है। तो प्रोब होने का मतलब क्या है, वो डिटेक्ट करने के लिए। प्रोब का मतलब होता है ना किसी चीज़ को डिटेक्ट करना।
तो उसके वो कोड के हिसाब से इस डीएनए फ्रेगमेंट से वो अटैच हो जाता है। ठीक है, ये फिर अटैच होने के बाद क्या होगा, इसको हम लोग ये जो एगारो जो ये सीट के ऊपर ही हो जाएगा, ये जो आपका नाइट्रोसेलुलोज या नायलॉन मेम्ब्रेन है उसके ऊपर ही हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। और फिर उसको हम लोग एक जो ये नाइट्रोसेलुलोज या नायलॉन का मेम्ब्रेन है उसको हम लोग एक्सरे प्लेट के ऊपर इम्पोज कर देंगे। एक एक्सरे प्लेट के ऊपर जब हम उसको इम्पोज करेंगे तब फिर हम उसको एक्सरे में देखेंगे तो हमको इस तरह से पैटर्न दिखाई देगा। ये आप देख रहे हैं, डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय ऑटो रेडियोग्राफी कीपिंग एक्सरे फिल्म ऑन द फिल्टर के ऊपर एक्सरे फिल्म रख के फिर उसको हम लोग देखेंगे तो हमें इस तरह से पूरा पैटर्न दिखाई देगा। अब इस पैटर्न को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है एक्चुअली। इस तरह से लाइन 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 दिख रहा है, इसको आप समझने की कोशिश करिए क्या चीज़ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो आपका दिया हुआ है ये क्या चीज़ है, ये जो इस तरह से सीक्वेंस दिया है ये क्या है, नंबर ऑफ शार्ट टेंडम रिपीट्स। अब नंबर ऑफ शार्ट टेंडम रिपीट्स कितनी बार रिपीटिशन है उसके हिसाब से ये सेपरेट हो गया है। टेंडम रिपीट हमने बताया था ना, एक डीएनए सीक्वेंस कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें एक ही बार रिपीट हुआ है, इसमें 2 बार, इसमें 3 बार, इसमें 4 बार, इसमें 5 बार, इसमें 6 बार, 7 8 9 10 11 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो जितनी बार रिपीटिशन है ना VNTR में जितनी बार रिपीटिशन है उसके हिसाब से ये सेपरेट हो जाएगा। भाई जितना रिपीटिशन होगा उतना उसका लेंथ होगा। ठीक है, तो उस लेंथ के हिसाब से उतने हमको प्रोब उतनी ही जगह अटैच होगा। डीएनए का फ्रेगमेंट बड़ा हो सकता है लेकिन प्रोब उतने ही जगह पे अटैच होगा जहाँ पे रिपीटिशन हो, क्योंकि वो भी खुद उस टाइप का होगा। तो जैसा प्रोब होगा वैसे डीएनए फ्रेगमेंट के ऊपर अटैच होगा। तो उससे हम डीएनए फ्रेगमेंट को प्रोब से पहचानेंगे। डायरेक्ट हम डीएनए फ्रेगमेंट को देख नहीं सकते हैं, वो प्रोब ही हमको बताएगा कि हाँ यहाँ पे ये डीएनए है। प्रोब मतलब एक सांचा की तरह होगा कि जो सांचा जिसके ऊपर फिट होगा जा करके, है ना, उसका अपोजिट होगा वही जाके उस पर अटैच होगा, है ना, अलग वाला अलग जगह नहीं अटैच होगा, जो जैसा होगा। तो प्रोब से हमें मालूम पड़ेगा कि ये डीएनए फ्रेगमेंट यहाँ पे है। डीएनए फ्रेगमेंट हमको नहीं दिख रहा है, प्रोब दिख रहा है। प्रोब में भी इसलिए दिख रहा है कि वो रेडियो एक्टिव लेबल्ड है। अगर वो रेडियो एक्टिव लेबल्ड नहीं होता तो हमें दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन रेडियो एक्टिव लेबल्ड होने की वजह से एक्सरे फिल्म पर वो हमको दिखाई देता है। तो इस तरह से ये पैटर्न यहाँ पे बन जाएगा। तो पैटर्न बनने के बाद फिर हम क्या देखते हैं, इसमें एक बार रिपीटेशन, 2 बार, 3 4 5 6 7, ये रिपीट नंबर ऑफ रिपीटिशन को शो कर रहा है। और इसको इधर से समझिए आप, ये देखिए ये ऊपर जो क्रोमोसोम है डीएनए है, डीएनए के ऊपर आप देख रहे हैं क्या है, नंबर ऑफ शार्ट टेंडम रिपीट। ये देखिए 11 टाइम्स है, 1 बार 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार रिपीटिशन हो रहा है यहाँ पे। यहाँ नीचे वाले में 9 टाइम्स हो रहा है, इसके नीचे वाले में 8 टाइम्स है, इसके नीचे वाले में 7 टाइम्स है। तो ये जो टेंडम रिपीट है ना, उसका नंबर है, नंबर ऑफ शार्ट टेंडम रिपीट्स, इसी को ये शो करता है। ठीक है, कितनी बार वो जो रिपीटेटिव डीएनए का सीक्वेंस है, जो सीक्वेंस है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ 11 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, 9 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, यहाँ 8 टाइम्स, फिर 7 टाइम्स, इस तरह से वो पैटर्न बन जाता है। उसी के हिसाब से डीएनए की लेंथ होगी और शो उतना ही होगा जितना डीएनए प्रोब उस पर अटैच होगा। तो इस पर वो वाला प्रोब अटैच होगा जिसमें कि वही रिपीटेटिव सीक्वेंस होगा जो इस डीएनए पर है। इस पर वो प्रोब अटैच होगा जो इसका वाला सीक्वेंस रखता होगा। इस पर वो सीक्वेंस ऐड होगा, वो भी NTR प्रोब होगा जिस पे इसके अगेंस्ट सीक्वेंस होगा। तो जैसा जैसा सीक्वेंस होगा वैसा वैसा प्रोब ही अटैच होगा, और वो प्रोब ही हमको दिखता है, डीएनए तो दिखेगा नहीं। ठीक है, तो एक डीएनए मान लीजिए, एक डीएनए इस तरह से एक डीएनए हो गया है ना, ये डीएनए मॉलिक्यूल है और दूसरा वाला प्रोब है वो इस पर आके अटैच हो गया, तो वो एक पैटर्न बना दिया प्लेट के ऊपर। तो इस तरह से हमको डीएनए प्रोब से हम एक्सरे फिल्म पे उसको देख पाते हैं VNTR प्रोब से, और वो अटैच वहीं होगा जहाँ पे जैसा वो सीक्वेंस होगा उसी हिसाब से वो अटैचमेंट होगा। तो वही पैटर्न हमको यहाँ पे इस फिल्म के ऊपर, एक्सरे फिल्म के ऊपर दिखाई देता है। तो इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कौन सा सीक्वेंस है, रिपीटेटिव डीएनए है। अब मान लीजिए जैसे कि 2 लोगों का हमको मैचिंग कराना हो, कैसे मैचिंग कराते हैं ये भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए एक इंडिविजुअल A है, ये एक इंडिविजुअल B है। ठीक है, ये A है, ये B है, ये C है, 3 इंडिविजुअल हैं। ठीक है ना, तो कैसे हम मैच कराएंगे। मान लीजिए ये इसका हमको सीक्वेंस मैच कराना है इससे या इससे। ठीक है, मान लीजिए कोई इंडिविजुअल C है और हम इसको, ये कोई सैंपल मिला हमको कहीं से विक्टिम साइड से, और वहाँ पे हमको ये पता करना है कि वो A का है या B का है। ठीक है, तो मान लीजिए ए इंडिविजुअल का पैटर्न है, ये B का है, और जो हमें सैंपल मिला वो C है। ठीक है, तो C सैंपल को हमको A और B से मैच कराना है। ठीक,
तो हमने तीनों का वो किया, इलेक्ट्रोफोरेसिस करके हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक यूज किया। अब इसमें आप देखिए क्या होता है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो आपका इसको आप ध्यान से देखिएगा, इसका वाला इससे मैच कर रहा है, जैसा पैटर्न इसमें है वैसा पैटर्न इसमें है, लगभग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, और इससे मैच नहीं कर रहा है ना। तो इसका मतलब है कि ये जो वाला जो सैंपल है या ये वाला जो सैंपल है वो इस आदमी का है, ठीक है, इसका नहीं है, क्योंकि इसमें जिस तरह से रिपीटेशन मिला है वही रिपीटेशन इसमें मिला है, ये रिपीटेशन जैसा है वैसा इसमें भी मिल रहा है, ये रिपीटेशन वैसे ही, वही वाला ऐसे ही, ठीक है। तो जैसा पैटर्न सी वाले का वैसा पैटर्न बी वाले का है, तो इससे हम पकड़ लेंगे कि हाँ ये हमें कहाँ से मिला, ये हमें साइट से मिला, जहाँ पे क्राइम साइट थी वहाँ से हमको ये सैंपल मिला था, और हमको पकड़ना है आरोपी कौन है, ये है या ये है ना। तो इससे हमको इसका मैचिंग इससे हो रहा है। अब मैचिंग किस चीज़ की हो रही है, ये रिपीटेटिव सीक्वेंस की मैचिंग होती है, और वो मैचिंग होती कैसे है, VNTR प्रूफ के थ्रू होती है, और उसको हम लोग करते कैसे हैं, इस पूरे मेथड से करते हैं। तो आप मेथड ये समझ गए होंगे, अगर कोई क्वेरी का तो आप क्वेश्चन पूछिएगा, हम बता देंगे इसको। तो इस तरह से हम जो डिटेक्ट करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, बस आप ये चीज़ याद रखिए कि जो चीज़ हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में डिटेक्ट करते हैं वो क्या करते हैं, यही नंबर ऑफ शार्ड टेंडम रिपीट, ये रिपीटिशन कितने बार है इसी को हम लोग काउंट करते हैं, और ये रिपीटिशन अलग अलग इंडिविजुअल में अलग अलग होता है, इसी रिपीटिशन से ही हम पकड़ सकते हैं। लेकिन ये जरूर है कि किसी भी इंडिविजुअल के किसी भी टिश्यू को हम लें, किसी भी सेल को लें, तो रिपीटिशन का जो पैटर्न होगा वो सारे सेल्स में एक ही होगा, एक आदमी में एक ही पैटर्न होगा, चाहे कि कोई भी टिश्यू ले लें बॉडी का कहीं से भी। ऐसा नहीं है कि सलाइवा में अलग होगा, सीमेन में अलग होगा, ब्लड में अलग होगा, ऐसा नहीं है, सब में एक ही पैटर्न मिलेगा, ये निश्चित है। और इससे हम लोग पैटर्नल मैटर्नल डिस्प्यूट भी रिजॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए ये एक इंडिविजुअल है, ये दूसरा इंडिविजुअल है, और ये सन है, कोई लड़का या लड़की है, इसको पता करना ये इसका है या इसका है, तो हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करेंगे, इसका भी किए, इसका भी किए, इसका भी, बच्चे का किए, एक आदमी, एक माँ है दूसरी माँ है, दोनों करें मेरे बेटे हैं, ये सी जो है ये मेरा बेटा है, ये दोनों माँ, ए भी करे बी भी करे। तो कैसे करेंगे, पैटर्न चेक करेंगे दोनों का। जब पैटर्न चेक करेंगे तो हम देख रहे हैं कि बी वाले का इससे मैच कर रहा है, ए वाले का मैच नहीं कर रहा है, माने ये गलत है, ये सही है, असली माँ इसकी ये है। या बाप वाला चक्कर हो, कभी कभी आपने फिल्मों में देखा होगा कि कौन किसका बाप है, तो सी का बाप ए है या बी है, कैसे पता चलेगा, इससे इसका पैटर्न मैच कर रहा है ना। अब इसमें एक चीज़ हम और बता दें कि भाई जो कोई मान लीजिए सी इंडिविजुअल है, तो उसमें जो क्रोमोसोम होते हैं वो एक मदर से आते हैं, एक फादर से आते हैं। तो फादर का डिस्प्यूट हो या मदर का डिस्प्यूट हो, तो उसमें क्या होगा, एक पेयर कम से कम ये वाला, जैसे ये देखिए एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, तो ये वाला पेयर कम से कम ये या ये दोनों में से कोई एक पेयर मैच करना चाहिए, ये दोनों में से कोई एक पेयर मैच करना चाहिए। तो इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे ये वाला इसका सी वाले का इससे मैचिंग हो रही है, नीचे वाले में भी इससे मैचिंग हो रही है। तो इस तरह से मैचिंग होती है पूरी। थोड़ा ये ऊपर नीचे हो गया है, इससे मतलब नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि दो क्रोमोसोम है, दो में से एक मैटरनल होता है, एक पैटर्नल होता है। तो कम से कम एक क्रोमोसोम एक सेट तो मिलना ही चाहिए, और पूरी तरह नहीं मिले तो 98 99 माने कुछ परसेंटेज, काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज मैच होता है उससे। तो इससे हम लोग टेक्निक से हम लोग पकड़ सकते हैं। ये हालांकि काफ़ी डिटेल चीज़ है, आप लोग के लेवल पे इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन आप लोग एक नॉर्मल वे में समझ लीजिए कि ये जो पैटर्न होता है, रिपीटेटिव सीक्वेंस होता है, वही हमारा बेसिस है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। और चाहे वो क्राइम सीन पे हो, किसी विक्टिम को पकड़ना हो, या फिर मैटरनल या पैटर्नल कोई डिस्प्यूट हो, उसके लिए हम लोग मैचिंग कराते हैं। जो हम लोग कहते हैं कि डीएनए मैच कर गया, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कराई गई, तो यही होता है वो ना, कि कोई डिस्प्यूट हो जाता है कि ये असली बाप कौन है इसका, तो बाप का डीएनए और बेटे का डीएनए दोनों का हम लोग इसी फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक से मैच कराते हैं। और मैच यही कराते हैं रिपीटेटिव सीक्वेंस, जैसे इसका रिपीटेटिव सीक्वेंस इसका वाला रिपीटेटिव इससे ज़्यादा मैच कर रहा है, इससे नहीं मैच कर रहा, तो कितने परसेंटेज मैचिंग है इसको भी देखते हैं। 100% मैचिंग हो एकदम करेक्ट, ये भी जो बहुत ज़रूरी नहीं, थोड़ा बहुत हो सकता है, म्यूटेशन वगैरह कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ मैक्सिमम कितना मैच हो रहा है ये देखा जाता है। ठीक है।